welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 16th January 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of December 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. On the first article is taken from editorial segment. It talks about Jallikattu, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. सो सबसे पहले समझते हैं कि ये जल्लीकट्टू है क्या. देखिए, इट इज़ अ बुल टेमिंग इवेंट और स्पोर्ट्स दैट इज़ प्लेड इन तमिलनाडु एज ए पार्ट ऑफ देयर पोंगल सेलिब्रेशन. तो कल ही हमने देखा था कि जब हम यहाँ पे अपने स्टेट असम में बिहू मना रहे हैं और तो अलग अलग जगहों पे उसको अलग अलग तरीके से इस त्यौहार को मनाया जाता है. कहीं पे मकर संक्रांति बोलते हैं, कहीं पे उत्तरायण बोलते हैं. तभी मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु के अंदर इस तारीख को इस सेलिब्रेशन को हम लोग पोंगल नाम से जानते हैं. और पोंगल सेलिब्रेशन में वहाँ पे वो लोग एक स्पोर्ट्स खेलते हैं. उस स्पोर्ट्स का नाम है जल्लीकट्टू एंड जल्लीकट्टू इज अ बुल टेमिंग इवेंट. बुल टेमिंग आप देख सकते हैं इस इमेज से, आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से बुल को टेम किया जाता है. दिस गेम इज नोन एज जल्लीकट्टू बिकॉज जली मतलब होता है गोल्ड एंड कट्टू मतलब अटैच्ड. तो होता क्या है कि ये जो बुल का ये जो हॉर्न होता है वहाँ पे गोल्ड या मनी इस तरह का कुछ नोटों का बंडल या कुछ सोने का थोड़ा बहुत कुछ ऑर्नामेंट अटैच कर दिया जाता है. और जो प्लेयर होता है उसका पर्पस होता है कि वो जा करके इस बुल के उस हॉर्न से वो प्राइज मनी निकाल ले या गोल्ड निकाल ले. और ये काफ़ी एंशिएंट स्पोर्ट है, काफ़ी बहुत पुराने टाइम से खेला जा रहा है. तमिलनाडु और उसके आसपास के एरिया में लगभग माना जाता है 2500 साल पुराना है. इसका जिक्र, जल्लीकट्टू का जिक्र संगम लिटरेचर में भी है. एंड दैट इज़ वाई द पीपल ऑफ तमिलनाडु कंसिडर इट एज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर कल्चर. इसी तरीके से मिलता जुलता खेल, जिस तरह का जल्लीकट्टू है तमिलनाडु में, इससे मिलता जुलता खेल बाकी सारे स्टेट्स में भी होता है. फॉर एग्जांपल कंबाला गेम होता है, बुफेलो रेस इन कर्नाटका, धीरियो दैट इज़ अ बुल फाइट इन गोवा. असम के अंदर भी बुफेलो फाइट होती है. आपने भी जरूर विटनेस कर रखा होगा कैसे बुफेलो फाइट कराई जाती है असम के अंदर. तो ड्यूरिंग दिस इवेंट 14 जनवरी के आसपास जहाँ पे माघ बिहू मनाते हैं उस टाइम में बुफेलो फाइट असम के अंदर भी होती है. इसी तरीके से यहाँ पे जल्लीकट्टू होता है तमिलनाडु में ड्यूरिंग पोंगल. अभी जल्लीकट्टू को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं, उसके अब अगेंस्ट भी आर्गूमेंट्स हैं, लेकिन पहले ऐसे आर्गूमेंट्स देखते हैं कि क्यों जल्लीकट्टू को हमें कंटिन्यू करना चाहिए, क्यों इसे हमें सपोर्ट करना चाहिए. तो सबसे पहला आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ जल्लीकट्टू इज दैट इट इज़ पार्ट ऑफ देयर तमिल कल्चर. इट इज़ द सिंबल ऑफ तमिलियन प्राइड एंड एंशिएंट ट्रेडिशन. और दूसरा पॉजिटिव आर्गूमेंट विथ रिस्पेक्ट टू जल्लीकट्टू इज दैट इट हेल्प्स इन सेविंग नेटिव बुल्स. तो जो इंडिजीनस ओरिजिनल जो हमारे देश के जो नस्ल वाले बुल हैं उन्हीं को यूज किया जाता है जल्लीकट्टू गेम में. और यही एक तरीका है इंडिजिनस बुल्स को प्रोटेक्ट करके रखने का, प्रिजर्व करके रखने का. क्योंकि हुआ क्या है, बिकॉज ऑफ मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, अब बहुत जगहों पर ट्रैक्टर का इस्तेमाल हो रहा है, मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए. और इस कारण से बुल्स का एग्रीकल्चरल यूटिलिटी ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. और इस कारण से बुल्स की कोई यूटिलिटी बची नहीं है किसी और फील्ड में. और इस कारण से बुल्स तो या तो मारे जा रहे हैं स्लॉटर हाउस में बेच करके, या तो फिर बुल्स को कोई आगे कंजर्व करके नहीं रख रहा है, उनके सीड्स को कंजर्व करके नहीं रख रहा है, या उनके आगे जो जनरेशन्स हैं उनको प्रिजर्व कराने के लिए कोई पॉजिटिव एफर्ट्स नहीं लिए जा रहे हैं. तो ये कहना है कि देखिए वहाँ का जो एक लोकल बुल ब्रीड है, कंगयम बुल ब्रीड तमिलनाडु एरिया का, उसकी पॉपुलेशन काफ़ी हद तक कम हो गई है. उसकी पॉपुलेशन एक टाइम में 1 मिलियन हुआ करती थी, 10 लाख हुआ करती थी, अब वो घट के 15,000 हो गई है. और ये जल्लीकट्टू गेम है बस जिस कारण से कांगेयम बुल बचे हुए हैं, क्योंकि जल्लीकट्टू गेम में इनका इस्तेमाल होता है. अदरवाइज धीरे धीरे सारे के सारे जो लोकल बुल्स हैं कांगेयम बुल्स वो भी ख़त्म हो जाएंगे. आइदर दे विल बी सेंट टू स्लॉटर हाउस और देयर विल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल गेट एंडेड, एक्सटिंग्विश्ड. तो ये कारण है एक्सटिंक्ट. तो ये कारण है कि जल्लीकट्टू को सपोर्ट किया जाता है कि जल्लीकट्टू एज ए ट्रेडिशन कंटिन्यू होना चाहिए ताकि हमारे जो इंडिजिनस बुल हैं वो बचे रहें. लेकिन जल्लीकट्टू के अगेंस्ट बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं. आर्गूमेंट्स अगेंस्ट जल्लीकट्टू, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड अगेंस्ट
certain laws of India as well. For example, एक कानून है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। माना जाता है कि जल्लीकट्टू इस कानून का वायलेट करता है। जल्लीकट्टू के अंदर जो बुल्स हैं उनके अगेंस्ट क्रूएलिटी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि ये जो गेम जब इस स्पोर्ट्स को खेला जाता है तो बहुत बार बुल्स इंजर्ड हो जाते हैं, उनके सींग टूट जाते हैं, ऐसा माना जाता है, उनको चोट लग जाती है। बहुत सारे बुल्स को तो देखो थोड़ा अल्कोहल कंज्यूम करा करके उनको फिर स्पोर्ट्स में भेजा जाता है कि ताकि वो एग्रेसिव तरीके से काम कर सकें। तो ऑल दीज एक्टिविटीज आर कंसिडर टू बी वायलेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। उसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है अंडर फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A, विच सेज दैट वी नीड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स एंड वी नीड टू सेफगार्ड द वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट एरिया। और ये जो जल्लीकट्टू गेम है, बहुत सारे इसके क्रिटिक जो हैं मानते हैं कि ये हमारे इस फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A का वायलेशन है। उसके अलावा एनिमल राइट्स इशू भी बहुत सारे आ जाते हैं इस केस में, क्योंकि इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ क्रूअल स्पोर्ट एंड एनिमल सफ़र टॉर्चर एंड मैनी एनिमल राइट एक्टिविस्ट ऑफन प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। दे से दैट इट इज़ नीडलेस इंडेंजरमेंट ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल एज वेल एज फाइटर। ये बेवजह का एनिमल्स को भी हरास किया जा रहा है और जो फाइटर्स हैं उनको भी चोट लग जाती है। कई दफ़ा तो लोग मारे भी जाते हैं जल्लीकट्टू गेम को खेलते हुए। तो जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं उनका कहना है कि ये बेवजह का नीडलेस गेम है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और जो एनिमल वेलफेयर बॉडी है जैसे कि पेटा एक एनजीओ है जो एनिमल्स को प्रिजर्व करने में, उनके लिए एथिकल ट्रीटमेंट, एनिमल्स की तरफ एथिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए इस डायरेक्शन में काम करती है। पेटा का फुल फॉर्म ही है पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स एनिमल्स। तो ये जो एनजीओ है ये देखती है कि एनिमल्स के अगेंस्ट क्रूएलिटी प्रैक्टिस ना हो। और ये जो पेटा है इसका कहना है कि जो जल्लीकट्टू बुल्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फिजिकली एंड मेंटली टॉर्चर किया जाता है अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय पेटा। तो बहुत सारे आर्गुमेंट हैं अगेंस्ट जल्लीकट्टू और यही कारण है कि इतने सारे आर्गुमेंट्स के बाद, इतने सारे पिटिशंस के बाद कि जल्लीकट्टू के अंदर एनिमल्स को अननेसेसरीली टॉर्चर किया जाता है, बुल को, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ऑन अ पिटिशन फाइल्ड बाय एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड पेटा, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जल्लीकट्टू को बैन कर दिया। लेकिन फिर भी 2017 में तमिलनाडु की सरकार ने जल्लीकट्टू को वापस से रिवाइव कर दिया, उसके ऊपर का बैन हटा दिया। तो ध्यान से समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कह दिया कि जल्लीकट्टू और इस तरीके के और भी सारे गेम्स जिसमें एनिमल्स के अगेंस्ट क्रूएलिटी प्रैक्टिस होती है वो प्रैक्टिस नहीं होने चाहिए। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने इसके ठीक अपोजिट कानून बनाया जनवरी 2017 में, और जिसमें उन्होंने जल्लीकट्टू को अलाउ किया और उसमें उन्होंने कहा कि इट इज़ पार्ट ऑफ देयर कल्चर एंड आइडेंटिटी। और मज़े की बात यह है कि जब ये कानून बनाया गया तो नेचुरली जो गवर्नर थे तमिलनाडु के, उन्होंने इस बिल को साइन नहीं किया, उसको उन्होंने रिजर्व कर दिया फॉर एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जब भी कोई इस तरह का कानून बनता है जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल होता है, जिसमें किसी भी सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ जाता है या किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ जाता है, तो उस केस में प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट होता है और गवर्नर उस केस में उस बिल को खुद साइन नहीं करते, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए वो रोक लेते हैं। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ, प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए इस बिल को रोका गया। प्रेसिडेंट को जब ये रेफर किया गया तो प्रेसिडेंट ने इसको साइन कर दिया, अप्रूव कर दिया। और इसके साथ ही जल्लीकट्टू बिकेम अ लीगल स्पोर्ट्स इन तमिलनाडु। तो अभी तक का सिचुएशन ऐसा है कि तमिलनाडु के अंदर जल्लीकट्टू इज अ लीगल स्पोर्ट्स, लेकिन बाकी सारे स्टेट्स में इस तरह के गेम्स को इलीगल माना जाता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टिव्स गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2014। तो एक बार जरा सा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देख लेते हैं जल्दी से। 2014 में बैन बाय द सुप्रीम कोर्ट, बट इन 2017 अ लॉ बाय द तमिलनाडु टू मेक इट लीगल, लॉ बाय द तमिलनाडु लेजिस्लेचर्स टू मेक इट लीगल, एंड इट वाज अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एज वेल, एंड दैट इज व्हाई द लॉ वाज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट बाय पेटा। ये जो कानून है जिसको बनाया तमिलनाडु लेजिस्लेचर ने, प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दिया, इसको वापस से सुप्रीम कोर्ट में ये जो पेटा एनजीओ है जो वर्क करती है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स, इसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया। इसने कहा कि इट इज़ वायलेशन ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गिवन इन 2014। अब करंट स्टेटस कैसा है वो भी देख लेते हैं। अभी तक ये जो पिटीशन फाइल किया है पेटा ने सुप्रीम कोर्ट में, वो स्टेटस उसका पेंडिंग है
सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसके लिए कॉन्स्टिट्यूट किया है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि जो जल्लीकट्टू का इशू है, इट इज़ नो लॉन्गर जस्ट ए मैटर ऑफ स्पोर्ट्स, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, और इसी कारण से इसकी इंक्वायरी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करनी चाहिए, बिकॉज एक कॉन्स्टिट्यूशन के एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन को यहाँ पे इंटरप्रेट करना होगा। तो जरा समझते हैं कि हाउ सुप्रीम कोर्ट थिंक्स दैट इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि जल्लीकट्टू ट्रेडिशन कैन बी प्रोटेक्टेड एज ए कल्चरल राइट ऑफ द पीपल ऑफ तमिलनाडु अंडर फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 29(1). तो एक तरफ फंडामेंटल राइट है 29(1) और दूसरे तरफ फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर 51A। अब किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, इसका डिटर्मिनेशन तो बस सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही कर सकती है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया दैट इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, और इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को एक काम दिया गया है कि अब फैसला करें कि जल्लीकट्टू को बैन करना है या नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 29(1) को ज़्यादा प्रोमिनेंस देगी ओवर आर्टिकल 51A। आर्टिकल 29A तो आपको पता ही होगा, इट मैंडेट्स दैट एनी सिटीजन, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिजाइडिंग हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव राइट टू कंजर्व द सेम। तो तमिलनाडु का ऐसा मानना है कि जल्लीकट्टू इज पार्ट ऑफ देयर कल्चर एंड दे हैव राइट टू कंजर्व द सेम। अब इस टॉपिक पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It talks about oldest cave painting found in Indonesia. This topic is important from our syllabus paper 2 culture point of view. So सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं। तो देखिए, एक आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इंडोनेशिया के अंदर 45,000 ईयर पुराना केव रॉक पेंटिंग डिस्कवर किया है। ये माना जा रहा है कि दुनिया का सबसे पुराना केव पेंटिंग है, एंड दिस केव पेंटिंग हैज़ बीन फाउंड इन सुलावेसी आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। तो यहाँ पे देखिए, ये सुलावेसी आइलैंड है इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया के जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं उसको एक बार देख लीजिए। ये है सुमात्रा आइलैंड, ये है जावा, यहाँ पे है बाली। बाली अक्सर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये बाली आइलैंड बिलोंग्स टू इंडोनेशिया। यहाँ पे ऊपर है बोर्नियो, उसके अलावा यहाँ पे है सुलावेसी आइलैंड, और सुलावेसी के नीचे है सुम्बा, ये छोटा सा आइलैंड। तो ये जो सुलावेसी आइलैंड है, यहाँ पे एक 45,000 ईयर पुराना एक केव पेंटिंग मिला है, और ये केव पेंटिंग भी एक पिग का है, एक इस तरह के पिग का है, एंड दैट पिग इज़ इंडेमिक टू दिस रीजन। इसीलिए इस पिग को हम कहते हैं सुलावेसी वार्टी पिग, क्योंकि ये इसी एरिया में के और आसपास में पाया जाता है। अब इस इमेज का सिग्निफिकेंस क्या है वो भी समझते हैं। देखो, सुलावेसी वार्टी पिग जो हमने अभी हाल फिलहाल में डिस्कवर किया है, इट इज़ परहैप्स द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रिप्रेजेंटेशन इमेज ऑफ एन एनिमल। तो ये अभी तक का सबसे पुराना कोई इमेज होगा, ऐसा माना जा रहा है आर्कियोलॉजिस्ट का। द पेंटिंग वॉज फाउंड इन द लाइमस्टोन केव। तो लाइमस्टोन केव आपने कई दफ़ा देख रखे होंगे, मेघालय के अंदर भी कई सारे हैं लाइमस्टोन केव। कैसा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का केव रहता है, और वो धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट पानी के कारण बह जाते हैं, तो बस वो एक अंदर से केव जैसा बन जाता है। और लाइमस्टोन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट्स के जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करके इस केव के एज का और इस पेंटिंग के एज का पता लगाया गया है। एंड ऐसा माना जा रहा है कि दिस पेंटिंग दैट वाज फाउंड इन इंडोनेशिया इन सुलावेसी आइलैंड, इट इज़ मच ओल्डर दैन द वन फाउंड इन भीमबेटका पेंटिंग ऑफ इंडिया। तो भीमबेटका जो इंडिया की पेंटिंग है, ओल्ड रॉक केव पेंटिंग है, ये इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक केव पेंटिंग मानी जाती है, भीमबेटका पेंटिंग। ये भीमबेटका पेंटिंग लगभग 10,000 BC के आसपास की मानी जाती है, लेकिन ये जो इंडोनेशिया वाली हमें रॉक केव पेंटिंग मिली है, ये उससे कहीं ज़्यादा पुरानी मानी जा रही है। तो भीमबेटका पेंटिंग के बारे में भी ज़रा समझ लेते हैं। दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक केव पेंटिंग ऑफ इंडिया। इंडिया की ये सबसे पुरानी रॉक केव पेंटिंग मानी जाती है। तो भीमबेटका के बारे में भी देख लेते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, दैट इज़ अबाउट 45 किलोमीटर अवे फ्रॉम भोपाल। इसको डिस्कवर करने वाले थे डॉक्टर VS वकांकर। ये नाम आप याद रखेंगे, ये पीटी में आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा। इट इज़ बिलीव टू बी अबाउट 10,000 ईयर्स ओल्ड। The theme of the painting are like hunting, dancing, music, horse riding, fighting, honey collection। तो इससे पता चलता है कि लगभग 10,000 साल पहले भी थोड़े बहुत सोशल लाइफ स्टार्ट हो गई थी मध्य प्रदेश और उसके आसपास के एरिया में। The drawings and the paintings can be categorized into several historical periods and 7 historical periods। एक बात आपको याद रखना है भीमबेटका पेंटिंग के बारे में कि this has been designated as
UNESCO World Heritage Site in 2003. और दिस भीमबेटका पेंटिंग इज़ रिपोर्टेड फ्रॉम द अपर पैलियोलिथिक टाइम्स। और इसी तरीके की पेंटिंग्स बाद में मध्य प्रदेश में तो ये भीमबेटका पेंटिंग है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार में भी इस तरह के रॉक केव पेंटिंग्स मिले हैं। कम से कम भीमबेटका पेंटिंग के बारे में आप जरूर याद रखना फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि इन्होंने डिस्कवर किया है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है, ये याद रखना। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from economy segment. It is about regional connectivity scheme, regional connectivity URAN scheme. And this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. Current news देखते हैं। तो देखो, पहली फ्लाइट हिसार के लिए, हिसार एक जगह है हरियाणा के अंदर, तो पहली फ्लाइट हिसार के लिए, इस हिसार एयरपोर्ट के लिए चली है चंडीगढ़ से, जो जाकर के हिसार में लैंड हुई है। अब ये न्यूज़ अपने आप में काफ़ी इनसिग्निफिकेंट है, आपको सुन के भी लग रहा होगा कि चंडीगढ़ से फ्लाइट चली और जाकर के हिसार में लैंड हुई है हरियाणा के अंदर। लेकिन ये न्यूज़ पे इम्पॉर्टेंट बस इतना है कि जो हिसार के अंदर जो एयरपोर्ट बना है वो बिल्कुल नया नया बना है और ये बिल्कुल पहली फ्लाइट थी जो जाकर के हिसार के इस नए एयरपोर्ट पे लैंड की है। और ये जो हिसार के अंदर एयरपोर्ट बना है दैट हैज़ बीन क्रिएटेड अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उरे देश का आम नागरिक, RCS उड़ान स्कीम के अंतर्गत ये हिसार का ये एयरपोर्ट बना है। अब हिसार का एयरपोर्ट RCS उड़ान के अंतर्गत बना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आर्टिकल इसलिए कवर किया ताकि मैं आपको रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम ऑफ उड़ान पढ़ा सकूं। तो हम लोग समझते हैं रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान है क्या। RCS उड़ान, उड़ान इज अ फ्लैगशिप scheme for union of the union government to enable air operations on unserved routes। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जगह हैं जहाँ पे फ्लाइट कनेक्टिविटी नहीं है, उन सारे जगहों पे फ्लाइट कनेक्टिविटी को लाने के लिए ये उड़ान स्कीम चलाई गई है। इसका फुल फॉर्म ही है उरे देश का आम नागरिक। तो हवाई चप्पल से हवाई तक, ऐसा हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर कहते हैं कि हवाई चप्पल पहन के जब हवाई जहाज़ में एक आम आदमी बैठने लगेगा तब हम जाके मानेंगे कि हमारी उड़ान स्कीम सक्सेसफुल हुई है। इसका पर्पस ही है दैट इट विल प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ एंड इट विल मेक फ्लाइंग अफोर्डेबल फॉर मासेज। तो अगर कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी, इफ़िशियंट होगी, तभी तो जाकर के रीजनल ग्रोथ होगी। आराम से आप डिब्रूगढ़ में रहते हैं, रोज़ आकर के गुवाहाटी जॉब करके वापस डिब्रूगढ़ चले जा रहे हैं अगर शाम को, तभी तो जाकर के आप पूरे स्टेट का डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिक कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो यूएस में इसको हम लोग कहते हैं कॉन्यूबरेशन कॉन्सेप्ट, और वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है। लोग फ्लाइट से ऑफिस आते हैं, फ्लाइट से वापस चले जाते हैं। वाई? बिकॉज दीज फैसिलिटीज़ आर वेरी इफिशियंटली अवेलेबल। तो इसी तरीके का कुछ प्रोविज़न इंडिया में भी ला रहे हैं अंडर उड़ान स्कीम। लोकल जो एरियाज हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अंडर दिस उड़ान स्कीम। एंड दिस उड़ान स्कीम इज अ की कंपोनेंट ऑफ आवर नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी दैट वाज लॉन्च इन 2016। तो जो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाना अंडर उड़ान। उड़ान विल वर्क ऑन मार्केट बेस्ड मॉडल। तो ये जरा ध्यान से समझने की बात है। देखिए, उड़ान में सीधा सीधा भारत सरकार पैसा नहीं लगाएगी। ऐसा नहीं कि भारत सरकार अपने फ्लाइट चलाएगी, अपने एयरपोर्ट्स डेवलप करेगी, नहीं। उड़ान को मार्केट मॉडल से डेवलप किया जाएगा। उड़ान में कैसा है कि जो भी हमारे देश के एयरलाइन ऑपरेटर्स हैं, जैसे इंडिगो है, स्पाइस जेट है, इन सबको ऑफर दिया गया है कि ठीक है आप ऐसे ऐसे एरिया में फ़्लाइट चलाएँ, जैसे शिव सागर के लिए फ़्लाइट चलाएँ मान लीजिए, और आप ऐसे एरिया जो अनकनेक्टेड हैं अभी तक, इधर टू अनकनेक्टेड रूट्स, वहाँ पे आप फ्लाइट चलाएं और उसके लिए आप बताएं प्रपोजल कि आप कितने सस्ते में फ़्लाइट चला सकते हैं। तो अलग अलग कंपनियां हैं, इंडिगो, स्पाइस जेट, सहारा, विस्तारा एयरलाइन, सबको प्रपोजल देना है कि कौन कौन से रूट पे आप चला सकते हैं। जो अनसर्व्ड रूट्स हैं वही सारे स्कीम्स, वही सारे रूट्स उड़ान में कवर किए जाएंगे। तो जो अनसर्व्ड रूट्स हैं वहाँ पे आप फ्लाइट्स चला सकते हैं कि नहीं, और अगर चला सकते हैं तो आप अपना प्रपोजल सबमिट करें और उस प्रपोजल में वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी। वायबिलिटी गैप फंडिंग मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखो, इट्स ए काइंड ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जिसमें सरकार अपने तरफ से कुछ कैपिटल सब्सिडी देती है। मान लीजिए 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो सरकार अपने तरफ से 40% कैपिटल सब्सिडी दे देगी, मतलब अपनी तरफ से 40 करोड़ दे देगी और बाकी का 60 करोड़ वो प्राइवेट प्लेयर को मिलाना होगा। तो इसी तरीके का वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोजेक्ट की तरह चलाया जाएगा उड़ान को कि भाई ठीक है बताओ शिव सागर के लिए फ़्लाइट कौन चलाना चाहता है। तो अलग अलग प्रपोजल आएंगे और ये स्पाइस जेट वाले बोलेगा कि सर मैं चलाना चाहता हूँ लेकिन मुझे 30 करोड़ रुपये चाहिए। इंडिगो वाला बोलेगा कि सर मैं भी चला सकता हूँ लेकिन मुझे 25 करोड़ में ही मैं चला दूंगा। कोई और बोलेगा कि बस सर मैं भी चला सकता हूँ, विस्तारा वाला मैं 20 करोड़ में ही चला दूंगा। तो इस तरीके से जो ये लोग बिडिंग कर रहे हैं दैट इज़ वायबिलिटी गैप फंडिंग। सर आप इतना पैसा दे दो, आप इतनी फंडिंग कर दो
हमारा ये गैप मेकअप कर दो, हम ये फ्लाइट चला देंगे इस रूट पे। तो इसको कहते हैं वाइबिलिटी गैप फंडिंग, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं रिवर्स बिडिंग मैकेनिज्म ऑल्सो। रिवर्स बिडिंग में नॉर्मली कैसा होता है कि ज़्यादा बोली लगती है, कोई 20 बोला तो अगले ने 30 बोला, फिर 40 बोला। रिवर्स बिडिंग में उल्टी बोली लगती है, कोई बोल रहा है कि सर मुझे 30 करोड़ दे दो, किसी दूसरे ने कहा मुझे बस 25 दे दो, किसी तीसरे ने कहा मुझे बस 20 दे दो। तो रिवर्स बिडिंग में उल्टी बिडिंग लगती है। तो इसमें कैसा है, मार्केट मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ही, लेकिन एकदम मार्केट का जो डिमांड सप्लाई है और इंटेंस कंपटीशन जो फीचर्स होते हैं मार्केट का, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। रिवर्स बिडिंग कराया जाएगा और जो सबसे कम बिडिंग में डिमांड करेगा वाइबिलिटी गैप फंडिंग में उसको दे दिया जाएगा। एंड सक्सेसफुल बिडर विल हैव देन एक्सक्लूसिव राइट्स टू ऑपरेट द रूट फॉर पीरियड ऑफ 3 years। तो मान लो गुवाहाटी से लेकर के शिव सागर तक में इंडिगो को मिल गया ये रूट, तो 3 सालों तक बस इंडिगो उस रूट पे फ्लाइट चलाएगी और वो सक्सेसफुल अगर बिडर होगी तो, सबसे सस्ता अगर उसने वाइबिलिटी गैप फंडिंग का डिमांड किया होगा तो। और इंडिगो पे एक रिस्ट्रिक्शन भी होगा, 1 घंटे की अगर जर्नी है या 500 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है तो उसमें 2500 से ज़्यादा वो फेयर चार्ज नहीं कर सकते इन RCS उड़ान स्कीम। तो इस सब तरीके से हम लोग रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अंडर उड़ान स्कीम। यहाँ पे मैंने रिवर्स बिडिंग का भी डेफिनेशन दे रखा है, व्हेन द सेलर्स बिड फॉर द प्राइसेज एट विच दे आर विलिंग टू सेल देयर गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस तरीके से रिवर्स बिडिंग होती है। रिवर्स बिडिंग तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। The next article is taken from Assam segment. It is about export potential of Assam. This topic is important from our syllabus, paper 6, Assam economy point of view. So देखिए, हाल फिलहाल में करंट न्यूज़ जरा समझते हैं। दिस न्यूज़ टॉक्स अबाउट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। तो इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक हाल फिलहाल में रिपोर्ट पब्लिश की है। उस रिपोर्ट में उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर आसाम के अंदर एक्सपोर्ट को ठीक तरीके से यूटिलाइज किया जाए, एक्सपोर्ट पोटेंशियल को, तो आसाम से अकेले, आसाम स्टेट से $1 बिलियन का हर साल एक्सपोर्ट हो सकता है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। अभी अब इसका 10% भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर ठीक तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो $1 बिलियन तक का एक्सपोर्ट किया जा सकता है हर साल। और इसके लिए क्या जरूरी है, इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अच्छे से स्मूथ तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, तभी जाकर के आसाम का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो रियलाइज हो पाएगा। आसाम सरकार भी कुछ स्टेप्स ले रही है इन ऑर्डर टू प्रमोट एक्सपोर्ट फ्रॉम आसाम। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है आसाम सरकार ने, वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। ये आसाम सरकार ने स्टेप लिए हैं। इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम में कैसा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के डिप्यूटी कमिश्नर्स को बोला गया है कि वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से आइडेंटिफाई करें कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट उनके डिस्ट्रिक्ट में उगता है जिसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और ये है कॉन्सेप्ट ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट का डिप्यूटी कमिश्नर को आइडेंटिफाई करना है कि उनके डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिसको एक्सपोर्ट करके पैसा कमाया जा सकता है। और अलग अलग प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए, जैसे बनाना, जिंजर, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, चिली, सिट्रस फ्रूट्स, रबर, सीबेड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सिल्क, टी, ये सब आइडेंटिफाई किए गए हैं दैट हैव पोटेंशियल फॉर एक्सपोर्ट। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी ज़रा देख लेते हैं। अगर कभी सवाल आ जाए कि आसाम के अंदर एक्सपोर्ट को कैसे बूस्ट किया जाए या उसके लिए क्या स्टेप्स लिए आसाम सरकार ने, तो वहाँ पे आप ये लिख सकते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम स्टेप लिया गया है और आसाम के अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है $1 बिलियन का। और इसके लिए एक रिपोर्ट भी पब्लिश की थी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। और इसके लिए ज़रूरी है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और स्मूथ किया जाए और साउथ ईस्टर्न स्टेट एशियन कंट्री से नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कनेक्टिविटी को और इम्प्रूव की जाए। तो इसके लिए कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट और इसको IMT ट्राइलेटरल हाईवे, इनको और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन तरीके से इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ये सब आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 339 to 341. Topic number 339 is about NPCI, National Payment Corporation of India. It is an initiative of Reserve Bank of India and Indian Banks Association. Indian Bank Association में 10 बैंक्स मिल करके उन्होंने Indian Bank Association बनाया है। That is State Bank of India, PNB, Canara Bank, Bank of Baroda, UBI, Bank of India, ICICI, HDFC, City Bank and HSBC। सब याद करने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखो कि NPCI को RBI और Indian Banks Association ने मिलकर बनाया है। इंडियन बैंक एसोसिएशन में 10 बैंक हैं, उसमें से कुछ पब्लिक बैंक हैं, कुछ प्राइवेट बैंक हैं। And this NPCI has been created under Payment and Settlement System Act of 2007. It is a non-profit company created under Section 8 of Companies Act 2013 with main objective to promote digital payment in India. Please attend this question based on topic number 339. Topic number 340 is about Gupkar Declaration. It was signed in a meeting of the mainstream political parties of Jammu and Kashmir, during which they unanimously resolved that all parties would be united in their resolve to protect and defend identity, autonomy and special status of Jammu and Kashmir.
इसका नाम गुपकर रिजोल्यूशन इसलिए है क्योंकि ये फारूक अब्दुल्ला साहब के रेजिडेंस पे ये मीटिंग हुई थी जो गुपकर रोड पे है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 340. टॉपिक नंबर 341 is about FATF, Financial Action Task Force. It is an intergovernmental body established in 1989. Its headquarters is in Paris, France. And the main function of FATF is to curb terror financing, prevent money laundering. It has total 39 members including India. Please attempt this question based on topic number 341. This is the answer of question number 336 to 338 that was given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते एक बार. टर्पेंटाइल ऑयल इज रिलीज्ड बाय कनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन. एब्सोल्युटली करेक्ट. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज जनरली हाई इन द हायर एल्टीट्यूड रीजन. दिस इज रॉन्ग. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज जनरली लो इन हायर एल्टीट्यूड रीजन. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 1 only. Significance of 14th January. It is shortest day and longest night in northern hemisphere. This is wrong because it happens on 21st December. It is longest day and shortest night in northern hemisphere. This is also wrong because it happens somewhere on 21st June. It is longest day and shortest night in southern hemisphere. This is also wrong. Longest day and shortest night in south means longest night and shortest day in north. That is again 21st December. So none of the above options are correct. So the correct answer will be option D, none of the above. That's all from our side for today. Thanks for watching.